my dear students, how are you all doing? I hope आप सब बहुत अच्छे हैं and I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. I am taking your legal studies for class 12 and I want to tell you, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना. One more thing, I love reading your comments. आप लोग question put forth करते हो. I love responding to you. बहुत अच्छा लगता है that you are actually participating in all these questions. आप अच्छे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब डाउट उसी को आता है जो अच्छे से पढ़ रहा होता है. जो नहीं पढ़ रहा होता है, पढ़ ही नहीं रहे हो, कोई डाउट नहीं होता है. ठीक है, अच्छा लगता है अपने डाउट्स पूछते हो. नोट्स बहुत जल्दी ऐप पर आने वाले हैं. बच्चों की क्वेरी आ रही थी. लास्ट चैप्टर है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा वर्क कर रहे होंगे नोट्स के ऊपर. एक एक वर्ड आपके साथ याद कर रहे होंगे. एक एक क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके आंसर इतना बढ़िया फ्रेम करने वाले ना कि आपको कहीं भी वो नोट्स मिल नहीं पाएंगे एक्सेप्ट फॉर आवर लर्न करो ऐप के अलावा आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे वो नोट्स. ऑलराइट, वन मोर थिंग, लीगल सर्विसेज के 3 पार्ट नहीं है. ठीक है, मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स में तो बोला था कि 3 पार्ट्स है. नो, इट हैज 4 पार्ट्स. देयर वाज द कंफ्यूजन एट माय एंड. मेरे एंड पे थोड़ी प्रॉब्लम थी, कंफ्यूजन हो गई थी, मेरे को ही कंफ्यूजन हो गई थी इनफैक्ट. तो क्लियर कर दिया है. वैसे 4 पार्ट्स है, वो 4 पार्ट्स कंप्लीट करना, तभी लीगल सर्विसेज का चैप्टर कंप्लीट होगा. Alright, we are starting with our very last unit, which is international context. इसमें से 1 mark question, 2 mark question जरूर आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें 6 mark questions भी आते हैं. Questions मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, but it's very important we go ahead and learn these as well. अब आप कहोगे आप मैम इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हो. यार इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट ना बोर्ड्स का बहुत फेवरेट है. डेफिनेटली अगर आप अभी आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लेक्सिटी है जरा सी, वो हम लोग आई विल मेक श्योर दैट यू गाइस लर्न इट विद मी, बट इट्स बोथ फेवरेट क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर में से. तभी पैंडेमिक की वजह से कुछ भी कट नहीं हुआ है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में. ऑलराइट, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर. इस चैप्टर के 6 पार्ट्स है. छोटे छोटे पार्ट्स है, बहुत बड़े पार्ट्स नहीं बनाए हैं कि एक वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए, आप बोर हो जाओ, मोनोटोनस हो जाए. नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स है, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू. आई गारंटी यू आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले लीगल स्टडीज में. वी आर हेल्पिंग यू आउट, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सब कवर करने का ट्राई कर रहे हैं. ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ पढ़ना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, तो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट मतलब हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में ही बात करेंगे. आई वांट टू टेल यू, देखो क्या होता है. फॉर इंस्टेंस इंडिया के लॉज अलग है. इंडिया हैज आईपीसी, इंडियन पीनल कोड है, सीआरपीसी है, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. ये सब चीजें होती है ना, तो ये सब तो इंडिया में एप्लीकेबल है. हर कंट्री का अलग लॉ होता है, हमें ये बात भी पता है. पर अगर हम बाहर जाके कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान में जाके कोई क्राइम कमिट कर रही हूँ या मैं किसी और कंट्री में जाके कोई क्राइम कमिट कर रही हूँ, तो कहाँ के लॉज अप्लाई होंगे मुझे पता ही नहीं. मेरी कंट्री के गवर्नमेंट की लड़ाई किसी और कंट्री के गवर्नमेंट से हो जाए तो कौन से लॉ अप्लाई करेंगे? पाकिस्तान कहेगा, चाइना कहेगा, एनी कंट्री, न्यूजीलैंड कहेगा मेरी कंट्री के लॉज को फॉलो करो, यूएसए कहेगा मेरी कंट्री के लॉज ऊपर है, तुम्हारी कंट्री के लॉज को हम नहीं अवॉइड बाय करेंगे. तो इंडिया कहेगा नो, वी विल गो बाय आवर लॉज, हमारे लॉज ऊपर रखे जाने चाहिए. तो क्वेश्चन अराइजेस, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, कहाँ के लॉज अप्लाई करने चाहिए. ऑलराइट, सो इंटरनेशनल लॉ इज फॉर दिस मैटर ओनली. ऑलराइट, सो देयर आर डोमेस्टिक लॉज. डोमेस्टिक लॉज कौन से हमारे? आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये जो जितने सारे एक्ट्स हैं, ये सब ऑल ऑफ दीज कोड्स जो बने हुए हैं, ऑल ऑफ दीज आर मेंट फॉर डोमेस्टिक लॉज. ये सब डोमेस्टिक लॉज है. ठीक है, आज कोई मर्डर कर रहा है, क्राइम कर रहा है, हम आईपीसी देखेंगे, या फिर हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देखेंगे, सीआरपीसी क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, एफआईआर फाइल होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना. बट अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में. हिस्ट्री क्या थी वो पढ़ेंगे, हिस्ट्री एंड इट्स मीनिंग. क्वेश्चन आता है उसके ऊपर जरूर, मैं आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ. हिस्ट्री का आंसर तो हम प्रोवाइड करेंगे अपने नोट्स में, but we will go ahead and talk about NCERT language as well. All right, तो चलो अब पढ़ते हैं. Every state has their own respective laws. हर स्टेट के respective laws हैं, हम सबको पता है ये बात. तो जैसे हमारे डोमेस्टिक लॉस हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है,
which regulate the conduct of the citizen, जो अपने citizens का regulate करता है conduct, how he should behave, what all should he go ahead with, what all he should not perform, ये सब चीजें कौन करता है? ये सब करते हैं हमारे domestic laws. Domestic laws के basis पे ही हम सब काम करते हैं. For instance, our law says we have to wear a seat belt. हमें सीट बेल्ट पहननी है, हमें ड्राइव करते हुए हेलमेट पहनना है, नहीं तो हमें पीनलाइज किया जाता है. तो ये सब हमारे लॉज होते हैं. ऑलराइट, हमें लॉ प्रिस्क्राइब करता है तो हम ये काम करते हैं. जैसे एक इंस्टेंस लेते हैं, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल मना नहीं करती है कि हम ओवरटेक कर सकते हैं. हम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, ये कहते हैं लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ये बात हमें पता है, बट हम राइट से ओवरटेक तो कर सकते हैं ना. ठीक है, बट कनाडा में देयर इज अ रूल, यू कैन नॉट ओवरटेक अ व्हीकल. आप किसी व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकते हो. तो वो उसके लॉज हैं, वो हमारे लॉज हमारे हैं. सो वी हैव टू गो बाय आवर लॉज, एंड कनाडा के जो लोग हैं, वहां के रहने वाले हैं, विल गो बाय देयर लॉज. ठीक है, ये समझ आया? डोमेस्टिक लॉज हमारे जो हमें रेगुलेट करते हैं, हाउ शुड वी गो अबाउट आवर कंडक्ट, हाउ शुड वी डू थिंग्स इवन इन अ डेली लाइफ. जो हम सब कर रहे हैं वो हमारी लॉ से प्रिस्क्राइब्ड है. ऑलराइट, फिर दीज लॉज रेगुलेट व्हाट ऑल. दीज वर्ड्स यू शुड नो. व्हाई? बिकॉज इन एनी केस 1 mark question comes, you should know we are talking about domestic laws here. Alright, these law regulate private activity, social and commercial. PSC, private, social and commercial activities and other activities of the individual. तो domestic laws regulate करते हैं private, social and commercial and other activities of an individual. Alright, ये बहुत important है. This often comes in 1 mark. If this comes, you should know that they are in particular talking about domestic laws. Alright, am I clear? Are we on the same wavelength? समझ आई ये बात? क्लियर हुआ है? चलो ठीक है, आगे देखो. These internal laws मतलब जो कंट्री के अंदर हो रहे हैं, इंटरनल है, happening within the country. Domestic laws कुछ भी बोल दो. Also help in regulating the conduct and affairs of the state machinery. State machinery here is the government. जो state मतलब कंट्री की बात हो रही है, ये state हमारी कंट्री की states नहीं, ये बात हो रही है state machinery मतलब कंट्री की बात हो रही है. हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ही तो गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल ओनली. सो ऑन द होल कंट्री की बात हो रही है. स्टेट मशीनरी हियर इज कंट्री. ऑलराइट, तो दीज जो इंटरनल लॉज होते हैं, दीज हेल्प इन रेगुलेटिंग द कंडक्ट एंड अफेयर्स ऑफ द कंट्री एज वेल. कंट्री का मतलब कि गवर्नमेंट हाउ विल इट बिहेव, ये सब चीजें भी रेगुलेट करते हैं हमारे डोमेस्टिक लॉज. दैट गवर्नमेंट शुड नॉट टेक ओवर द इंडिविजुअल्स, it should not overpower them but work for their wellness, for their good. All right, ये बात clear हुई? But what happens when there is a dispute between 2 or more state parties? State parties अगर देखो dispute अंदर ही हो रहा है कंट्री के, तो हमारे domestic laws apply हो जाएंगे. For instance, you take any example, हमारी कंट्री के बीच में for instance कोई एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से लड़ रही है, तो हमारी कंट्री के अंदर ही तो लड़ाई हो रही है ना. इंटरनल लॉज, डोमेस्टिक लॉज, ये सब अप्लाई हो जाएंगे. बट अगर मेरी कंट्री और दूसरी कंट्री की लड़ाई हो गई तो किसके रूल्स अप्लाई होंगे? मेरे डोमेस्टिक लॉज या उसके डोमेस्टिक लॉज? ये तो एक बिग क्वेश्चन मार्क हो गया. हमें तो मैम ये पता ही नहीं है. इसका आंसर देखना. When there is a dispute between 2 or more state parties मतलब यहाँ पे 2 countries, 2 or more countries. All right, which body of law governs their conduct? कौन सी body of law govern करती है इनकी conduct को? कौन सी ऐसी कोई body है आपको पता है जो conduct करती है? अगर कोई dispute हो जाए 2 or more countries के बीच में, which body of law governs? Which jurisdiction to be applied? कौन सी judicial authority apply होगी? इंडिया की होगी या चाइना की होगी, पाकिस्तान की होगी, यूएसए की होगी, रशिया की होगी, किसकी होगी? पता ही नहीं है. फिर क्वेश्चंस है, ये सबके आंसर मैं करूंगी. फिर which jurisdiction is to be applied in case of disputes related to private parties across different jurisdiction? Judicial authority मेरी कंट्री की भी है, दूसरी कंट्री की भी है, तो अप्लाई कौन सी होगी? पता ही नहीं. फिर the answer lies in international law. This all of the answers to this question lies in international law. I know ये मैंने थोड़ा लेंथ में खींच लिया, but I want to tell you
इंटरनेशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और दूसरी कंट्री के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, which country's law will apply? आंसर लाइज इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है, जो वो लॉ स्टेट करता है, दोनों कंट्रीज को अबाइड बाय करना पड़ता है उस इंटरनेशनल लॉ से। हेंस द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड, व्हाटएवर जजमेंट कम्स बाय दैट सेंस, उस जजमेंट को सलाखों पर रखा जाता है। ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई। टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड मीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता जरूर है, 4 मार्क्स 6 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, ये हमें बहुत अच्छे से करना है। ऑलराइट, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Many scholars have traced the history of international law. एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। Many scholars have traced the history of law, international law, back to the concepts or systems prevalent in different periods. बहुत different periods हैं, ठीक है, हिस्ट्री में जिसपे इंटरनेशनल लॉ डेट बैक करता है। ये कौन कौन से पीरियड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट पीरियड्स हैं ये? यूरोपियन रेनेसेंस की बात करो, ठीक है, या फिर डिफरेंट सिविलाइजेशन, चाहे वो रोमन एम्पायर है, अब यूरोपियन रेनेसेंस होगा 14th to 18th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, फिर रोमन एम्पायर की बात करो या एंशिएंट मिडिल ईस्ट जहां पे मुस्लिम कंट्रीज का इमर्जेंस हुआ था। इंटरनेशनल लॉ एज वी लुक टुडे टुक इट्स फॉर्म, मेन फॉर्म उसने लिया था मिड ऑफ 19th सेंचुरी से। ऑल्दो दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज डेट बैक टू इंटरनेशनल लॉ, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, बट एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम मिड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। इस कंसेप्ट, दिस इंटरनेशनल लॉ कंसेप्ट मेनली केम फ्रॉम मिड ऑफ 19th सेंचुरी। तो अभी तक हमने क्या पॉइंट पढ़े? यूरोपियन रेनेसेंस की बात हुई है, रोमन एम्पायर की बात हुई है, यूरोपियन रेनेसेंस, रोमन एम्पायर एंड वन मोर वी रेड अबाउट मिडिल ईस्ट, इमर्जेंस ऑफ मिडिल ईस्ट ना, एंशिएंट शुरू के जो मिडिल ईस्ट थी, इमर्जेंस ऑफ ऑल दीज मुस्लिम कंट्रीज, ठीक है। 3 पॉइंट्स ये थे, दीज आल्सो डेट बैक टू, ये सब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की स्टार्टिंग की बात करते हैं। सेकेंडली वी टॉक अबाउट मिड 19th सेंचुरी में एक्चुअली इमर्जेंस हुई इंटरनेशनल लॉ की। ऑलराइट, ड्यूरिंग जब एक्सपेंशन हो रहा था, चीजें बढ़ाई जा रही थी या इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, इंडस्ट्रियल एरा था, इंडस्ट्रियल एरा इसलिए था क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा वहां पर सेटअप हो रही थी। एंड व्हेन कंसेप्ट, कौन कौन से कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा इमर्जिंग थे, वो थे स्टेट सोवरेनिटी, मतलब स्टेट्स को सोवरेनिटी मिल रही थी, पावर मिल रही थी, अथॉरिटी मिल रही थी, दे वर नॉट अंडर एनी colonization anymore, state were getting authorities, all right, they gained increasing prominence मतलब बहुत ज्यादा उनको जगह मिल रही थी। अब they were getting recognition alongside ideas such as exclusive domestic jurisdiction, that means वहां पर जुडिशियल अथॉरिटी काम कर रही थी within certain area, within certain place, all right, certain groups के लिए, and non-intervention of other states, which means non-intervention मतलब non-interference, they will not interfere in what is happening in the affairs of the other states. These ideas were then spread throughout the globe. कैसे spread हुए थे? यूरोपियन पावर्स से। क्यों? यूरोपियन पावर्स ने ही तो टेक कर लिया था ना, यूरोपियन पावर्स ओनली स्टार्टेड टेकिंग, कोलोनाइजेशन होने लग गया था, ठीक है, उन्होंने अपने पावर से ही कंट्रीज को, नेशंस को अपने दबाव में लेते रहे, अपने रूल में, अपने पावर में, अपने इन्फ्लुएंस में लेते गए थ्रू कोलोनाइजेशन। लाइक आई सेड, कोलोनाइजेशन के थ्रू subsequently international law ended up becoming truly international in the initial decades after World War II. World War II बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। 1945 के बाद का पीरियड की बात हो रही है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इट ट्रूली बिकेम इंटरनेशनल। ट्रूली इंटरनेशनल कब बनाएंगे? आफ्टर 1945। ऑलराइट, ये बात याद रहेगी। सो इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली बिकेम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब इट स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। एक्चुअली में ये इंटरनेशनली अप्लाई हो रहा था। इट वाज इनिशियली लिमिटेड टू सर्टेन स्टेट्स ओनली, बट इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। इंटरनेशनल तभी बना ये लॉ, एप्लीकेबल तभी हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई। owing to rapid decolonization. Now why is it said rapid decolonization? क्योंकि 1945 के बाद 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद lot of other countries were inspired by India,
that India fought for its independence and that we also want to get independence. उन्होंने liberation movement को बहुत ज़्यादा inspire हुए उससे and they started fighting for their independence as well. They wanted कि हमें भी independence मिल जाए, जो हम तभी तो एशिया अफ्रीका का इमर्जेंस हुआ. आपने अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा ये चीज कि एशिया अफ्रीका जो इवॉल्व हुए वो उन्हीं नेशन से हुए जब इंपीरियलिज्म हट गया, कॉलोनाइजेशन हट गया. तो इसमें यही लिखा हुआ है subsequently international law ended up becoming truly international. तो बन ही गया था in initial decades after World War II because a lot of nations started becoming independent. वो decolonization हो गया था, imperialism खत्म हो गया था, जो ग्रुप टेक ओवर कर रहा था और कंट्रीज को, अब वो छूटता जा रहा था, मतलब इंडिपेंडेंट नेशंस खड़े होते जा रहे थे. रैपिड डीकोलोनाइजेशन हो गया था 1945 के बाद. That took place then leading to the formation of numerous independent states. Like I told you, बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनती गई, बहुत ज्यादा एक्सपोजर इतना मिलता गया that they were independent now. Alright, 1945 के बाद की बात हो रही है. So which infused the European dominated ideas and practice of international law with their own diverse cultures and influences. तो ये बहुत ज्यादा infuse मतलब होता है fill हो गया था ये. They infused the European dominated ideas and practice. Europeans बहुत ज्यादा across the globe spread कर रहे थे international law को. Therefore, further क्या हुआ? This all was filled to the independent nations as well. ये सब यूरोपियन के अंडर थे, बट जब लिबरेशन हो गया, छूट दिया गया, इंडिपेंडेंस मिलती गई, तो उन्होंने इसे क्या किया? इनहेरिट कर दिया. इस चीज को इनहेरिट कर दिया मतलब कि लेते गए. इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गया है, ठीक है. डोमिनेटेड आइडियाज एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ अपने डाइवर्स कल्चर्स में, व्हाटएवर कल्चर्स दे फॉलोड, बट दे टुक ओवर इंटरनेशनल लॉ एज वेल. इसको रैटिफाई किया मींस फॉर्मल अग्रीमेंट के तरह साइन कर दिया गया, पास कर दिया गया इस चीज को, लॉ को, दैट वील गो अहेड एंड फॉलो दिस. एट द सेम टाइम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आई थी, फिर यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द आफ्टरमैथ मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2. लाइक आई टोल्ड यू, यूएन, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था, लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया था, लीग ऑफ नेशंस आया था कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, वर्ल्ड वॉर 2 फिर भी हुई थी, फिर यूनाइटेड नेशंस आया था कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो. थैंकफुली वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई थी रिस्पेक्टिवली. देखो इसमें ये लिखा हुआ है, thus marking an era of new international law, new form of international law in which organizations such as UN ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, would have a significant role. UN along with its organs, UN के organs हमें पता है ना, United Nations Security Council, General Assembly, जो 5 organs होते हैं, 5 नहीं होते, 6 principal organs होते हैं, ठीक है. ऑलराइट, तो 6 ऑर्गन्स होते हैं यूएन के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात हो, ये आपको लिख के आना है. ऑलराइट, ये हमारे नोट्स में भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको, इन अ प्रॉपर्ली आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा. ये आपको बहुत ज्यादा याद करना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर. सबसे पहले डेट बैक हुआ था. अगर आपको सेंचुरी नहीं याद रहती है, बट इतना ही याद कर लो, यूरोपियन रेनेसेंस याद कर लो, फिर डिफरेंट सिविलाइजेशन से रोमन एम्पायर की बात याद कर लो, एंशिएंट टाइम ऑफ मिडिल ईस्ट की बात कर लो, ठीक है. फिर एक पॉइंट हो गया, 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी में आया. फिर क्या, तब 19th सेंचुरी का कौन सा एरा था? वो एक्सपेंशनिस्ट था, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, वो एरा माना जाता था मिड 19th सेंचुरी का. फिर क्या हुआ? स्टेट सोवरेनिटी को बहुत ज्यादा दे गेन प्रोमिनेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था उस टाइम पे. देन अलोंगसाइड आइडियाज जो एक्सक्लूसिव थे, जो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के, नॉन इंटरवेंशनिस्ट थे, आपस में स्टेट्स दे वर नॉट इंटरफेयरिंग इनटू ईच अदर. फिर यूरोपियन पावर्स ने ग्लोबली इसको प्रमोट किया. वर्ल्ड वॉर 2 की बात हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा इमर्जेंस हुआ इंटरनेशनल लॉ का, डीकोलोनाइजेशन होने लग गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लग गई. यूरोपियन का वो लोग दिस कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ दे स्टार्टेड इनहेरिटिंग, इसको इनहेरिट करने लग गए. वन मोर थिंग, फॉर्मेशन हो गई न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, अपने कल्चर में वो लोग इस चीज को लेने लग गए. लीग ऑफ नेशंस आया, यूनाइटेड नेशंस आया, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. सो दिस ऑल इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस कैन कम इन 4 मार्क्स, 5-6 मार्क क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से.
ये आपको आंसर याद होना चाहिए, मैंने अभी आपके साथ याद किया है ना, ऐसे ही आपको मेरे साथ याद करना है। यू वॉच दिस वीडियो ट्वाइस थ्राइस से आपको याद हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करें। अब इंटरनेशनल लॉ हेंस केम टू बी अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बाइंडिंग द रिलेशंस। अब इंटरनेशनल लॉ तो एक्चुअली में है क्या? इंटरनेशनल लॉ केम टू बी फ्रेमवर्क है एक रूल्स का और प्रिंसिपल्स का। रूल्स ही तो है एक्चुअली में, इट इज अपॉन दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट आर फॉलोड, जिसकी वजह से एक जजमेंट आता है, एक फ्रेमवर्क है दैट यू हैव टू बिहेव सर्टेन वे, you don't have to go that way, and in case of dispute there is a binding thing that is imposed upon you so as to give a suggestion, not a suggestion, a judgment basically। suggestion नहीं मिलता है, judgment मिलता है। बाइंडिंग होता है रिलेशन बिटवीन स्टेट्स मतलब यू नो कंट्रीज, एंड गवर्निंग देयर कंडक्ट, हाउ दे आर सपोज टू कंडक्ट, दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन कैसे रखने हैं अमंग्स देमसेल्व्स। It is a form of law which relies upon consent-based governance to a greater extent। अब ये कंसेंट बेस्ड क्यों होता है? क्योंकि ना कोई भी इंटरनेशनल लॉ होता है ना, आप उसे फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, मोर और लेस इट इज इन योर हैंड्स। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि यू गो हेड एंड फॉर इंस्टेंस कोई इंटरनेशनल लॉ है और हमें अपनी कंट्री में भी उसको अप्लाई करना है, सो एक्चुअली में एक बिल पास किया जाता है दैट वी विल गो हेड एंड रैटिफाई इट। ये वर्ड रैटिफाई का मतलब पता है क्या होता है? दैट यू विल गो हेड एंड साइन, fill and sign a formal agreement that yes we will follow so and so, इंटरनेशनल लॉ को हम फॉलो करेंगे। तो इसमें लिखा है कि कंसेंट जरूरी होती है, एक हामी चाहिए होती है दैट yes you will do this। ऑलराइट, as states are not ordinarily obliged, ऐसे कोई उनकी मॉरल ड्यूटी नहीं होती है, ऑब्लिगेशन नहीं एकदम इम्पोज हो जाती कि दैट ये इंटरनेशनल लॉ हो गया है आपको अप्लाई करना ही करना है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे अप्लाई करना ही करना है, ऐसे केसेस अभी हम पढ़ेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कंसेंट ऑफ द कंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट यू आर नॉट ऑर्डिनरली obliged to abide by it unless they expressly consent। you have to state this, you have to say it that yes we give consent to it, yes we will go ahead and follow it, all right, to a particular course of conduct। ऑल राइट, आगे देखते हैं। दो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वहां पे कंसेंट नहीं चाहिए होती है, ठीक है। इसके दो एग्जांपल्स है, कस्टमरी लॉ, ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है एक, और जस्ट कॉजेंस है, ठीक है। ये जस्ट कॉजेंस इज अनदर वर्ड फॉर परएम्प्टरी नॉर्म्स, ठीक है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं एक बार चेक करना, परएम्प्टरी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि PER ही है, PRE नहीं है, प्रीएम्प्टरी नहीं बोलेंगे, परएम्प्टरी, लेट्स से दिस, ऑलराइट। चलो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देते हैं। होता क्या है ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इज नॉन रिफाउलमेंट, एक एग्जांपल है। फिर एक एग्जांपल है कि कोई अगर बाहर से आ रखा है, कोई विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट है, कोई विजिटिंग हेड ऑफ अनदर कंट्री, स्टेट इज हियर कंट्री ओनली, अगर ऐसा है तो आप उसको इम्यूनिटी मिलती है, ऑलराइट। इम्यूनिटी मिलती है मतलब ही इज इम्यून फ्रॉम एनी उसको जेल नहीं भेज सकते हो, उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट हो सकती है, ही कैन नॉट बी पीनलाइज्ड। देन नॉन रिफाउलमेंट मतलब होता है कि यू कैन नॉट फोर्स वन पर्सन, अगर कोई असाइलम या कोई रेफ्यूजी आए हुए हैं ना, असाइलम सीकर्स आ रखे हैं, शेल्टर चाहिए उन्हें आपकी कंट्री में, किसी और कंट्री से भागकर आए हुए हैं, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो दैट यू शुड गो बैक टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में जाइए, अपनी कंट्री में वापस जाओ, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। कि अगर बेसिस ये है कि अगर वो अपनी कंट्री में वापस जाएगा तो ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर परसिक्यूशन, उसके साथ परसिक्यूशन हो सकता है। परसिक्यूशन का मतलब ये होता है, परसिक्यूशन इज द सिस्टमैटिक मिसट्रीटमेंट, सिस्टमैटिक मिसट्रीटमेंट मतलब उसको गलत ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब बैड ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट, मिसट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप बाय अनदर ग्रुप, मतलब उसको खाया जा रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो आप ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हो। इसे पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नॉन रिफाउलमेंट। ये आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। एक मेरी बात और सुन लो, देखो थोड़ा डिटेल में बता दिया है, नहीं पढ़ना इसे मत पढ़ना, ठीक है। बस दो चीजें याद कर लेना, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड जस्ट कॉजन। जस्ट कॉजन को क्या बोलते हैं? परएम्प्टरी नॉर्म्स बोलते हैं, बस ये बात, ठीक है। आगे पढ़, सुनना चाहते हो तो सुन लो, नहीं तो 10-15 सेकंड आगे रिवाइंड कर लो, 30 सेकंड्स रिवाइंड कर लेना। सुनो, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ
दोबारा सुन लो, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में आता है नॉन रिफॉलमेंट। नॉन रिफॉलमेंट मतलब आप किसी भी असाइलम सीकर या रेफ्यूजी को अपनी दूसरी कंट्री में, अपनी जिस कंट्री से होम कंट्री में आए, जिस कंट्री से वो आए हैं उसे होम कंट्री भी बोलते हैं, वापस भेज नहीं सकते हो कि तुम जाओ यहाँ से। अगर वो इंसान वहां जाके परसिक्यूट किया जाएगा, परसिक्यूट का मतलब अगर वो होम कंट्री वापस जाएगा तो उसको कोई इंडिविजुअल या ग्रुप उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, मिसट्रीटमेंट करेगा, दैट यू बिलोंग टू सर्टेन रिलीजन या कोई रीजन है इसलिए ही वो भाग कर आए, आप उसे वापस नहीं भेज सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन रिफ्यूलमेंट। और क्या आता है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में? दैट पर्सन विल गेट इम्यूनिटी, जो विजिटिंग हेड होता है। फॉर इंस्टेंस मेरी कंट्री से कोई विजिटिंग हेड जा रहा है दूसरी, मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए वो दूसरी कंट्री में जा रहा है, ठीक है, तो उसको इम्यूनिटी होती है, उसको कोई चार्ज पीनलाइज नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, उसके अगेंस्ट कोई भी गलत एक्शन ऐसे उठाया नहीं जा सकता कि मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट हो सकती उसके अगेंस्ट, उसको पीनलाइज भी नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, उसको इम्यूनिटी मिलती है, ही इज इम्यून फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। ऑलराइट, तो ये दो चीजें पढ़ ली हमने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में। टॉकिंग अबाउट परएम्पटरी नॉर्म्स या फिर जस्ट कॉजेंस, इसमें आता है ह्यूमैनिटी आती है, फिर इसमें आता है ट्रैफिकिंग आती है, फिर एक और चीज आती है इसमें आती है जीनोसाइड, मतलब टॉर्चर, स्लेवरी, पायरेसी, ये सब चीजें आती हैं जस्ट कॉजेंस में। ये आपको समझना है, समझ लो, बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नहीं जानना तो थोड़ा वीडियो आगे देख लो। ऑलराइट, चलो ठीक है। But I know a lot of my students are interested to know it in detail so that they learn future reference के लिए उन्हें पता होना चाहिए। So it's my duty I explain it in detail, अच्छे से बताएं आपको, सिर्फ फटाफट भगाना नहीं है हमें, ठीक है, समझना भी है। इंटरनेशनल लॉ फर्दर डिवाइड होता है दो लॉज में, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में डिवाइड होता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सिंपली इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्रिटिसाइज हो रखा है, it is not any international law, it is a part of municipal law, because private international law दो private parties के बीच में होते हैं जो अलग अलग countries में रह रही होती हैं। इसका डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे, इसका डिफरेंस इज रिटन बाय मी। अगर आपको it's not available in your NCERT, if you want to learn it, very good, go ahead, learn it। एक बहुत अच्छा चीज बताऊंगी पर आप यहाँ समझो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज सिंपली इंटरनेशनल लॉ, सो आप इसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बोल दो, इंटरनेशनल लॉ बोल दो, एक ही बात है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अलग होता है, मैं बताऊंगी कैसे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ दैट रेगुलेट्स रिलेशन रेगुलेट करता है बिटवीन द स्टेट हियर इज कंट्री, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ लॉ बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विद इंटरस्टेट रेगुलेशन, मतलब बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ऑलराइट, that is it deals in regulating the conduct of one state with another, how are you conducting, क्या तुम्हारे एक्शंस हैं वो क्या दूसरी कंट्री के राइट्स इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहे। therefore it is a very different type of law, why, because it regulates the conduct between two or more states, states का मतलब countries होता है यहाँ पे, one state with another, and is not concerned with the relations between प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट एंटिटीज के बीच में क्या हो रहा है, रिलायंस क्या किसके साथ क्या लड़ रही है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट एट ऑल, व्हाई, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, लीगल एंड नेचुरल पर्संस हो। प्राइवेट एंटिटीज में कौन आएगा, जो लीगल है और नेचुरल पर्संस हो। एंड लीगल पर्सन कौन सा होता है, पर्सन दैट इज एन आई ऑफ लॉ, कौन होता है, आईज ऑफ लॉ में एग्जिस्ट करता है, सेपरेट एंटिटी होती है कंपनी। ऑलराइट, and even the domestic laws of any country, चाहे domestic laws of any country की बात हो, public international law is not concerned, बिल्कुल concerned नहीं है। primary objective of public international law is to provide a framework. international law या public international law are used interchangeably by people. purpose क्या है, it is to provide a framework of rules and regulations. rules and regulations provide करना ही इसका काम है, which help in fostering मतलब encouraging स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये बात क्लियर हुई। प्राइमरी काम क्या है, फ्रेमवर्क बनाना रूल्स एंड रेगुलेशंस का, व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट हैज टू बी अवॉइडेड, इफ यू डू दिस इट विल लैंड यू इनटू अ सूट मतलब केस फाइल हो जाएगा आपके लिए, सो यू शुड नॉट गो अहेड एंड डू दैट, ठीक है। इट हेल्प्स इन फोस्टरिंग स्टेबल एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे मेंटेन होंगे। ऑलराइट, ये बात समझ आई। आगे देखते हैं सम की एरियाज जहां पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है। ये बात कुछ याद कर लेना, एग्जांपल्स, ज्यादा इसमें कुछ हुआ नहीं है।
पीस एंड सिक्योरिटी है, ह्यूमन राइट्स है, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, फाइनेंस, डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट सभी है, ऑलराइट, एक्सट्रेडिशन, साइंस एंड सिक्योरिटी, फिशरीज, नेचुरल रिसोर्सेज, सी, एयर स्पेसेस, बायोडाइवर्सिटी होगा, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, वेपन्स, ये सब चीजों में एप्लीकेबल होते हैं, ये की एरियाज है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, 5-6 याद कर लेना इन्हें, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फील्ड्स, काफी फील्ड्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, लॉ ऑफ द सीज, ठीक है, इतना सी का पार्ट आपका होगा, इतने में आप यू कैन टेक सॉल्ट या फिर कुछ भी सी में हुआ वो आपका होगा, लॉज होते हैं सी के, ठीक है, क्योंकि आप यू कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स होता है, 12 नॉटिकल माइल्स, कुछ कुछ लॉज होते हैं इसके। फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी एक एग्जांपल है इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, लॉ ऑफ ट्रीटीज एंड सो ऑन। सो एग्जांपल दिए हुए हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फर्दर के फील्ड्स कौन कौन से होते हैं, लॉ ऑफ सीज दिया हुआ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन राइट होते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ होता है, द लॉ ऑफ ट्रीटीज एंड सो ऑन, दीज आर ऑल द फील्ड्स। टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी बोलते हैं, लाइक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को हम सिंपली इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज को हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज बोलते हैं। कोई भी प्राइवेट एंटिटीज 2 और मोर कंट्रीज में होनी चाहिए, इंडिविजुअल ऑफ 1 और मोर कंट्री, ठीक है, तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट करता है, इट इज मोस्टली अ पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी बोलते हैं इसे, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, कोई भी इंटरनेशनल लॉ है, फ्रेमवर्क है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कंडक्ट कैसे करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे मेंटेन करने हैं, that govern interstate transactions, interactions and transactions of private parties, parties प्राइवेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है प्राइवेट पार्टीज का, सो इट इज गवर्न्ड बाय प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ऑलराइट। इट इज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ कन्वेंशंस, कन्वेंशंस बोल दो, लॉज बोल दो, ठीक है, मॉडल लॉज की बात कर रहे हैं, बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ कन्वेंशंस, मॉडल लॉज, एल है ये लर्न करना है, डोमेस्टिक लॉज ऑफ स्टेट्स भी इसमें आते हैं, एंड सेकेंडरी लीगल सोर्सेज, देयर आर लीगल सोर्सेज, वी आर गोइंग टू स्टडी, आगे हम पढ़ने वाले हैं उसको। इट कॉमनली इन्वॉल्व इश्यूज, इश्यूज क्या होते हैं, मेनली इसके 2 होते हैं, एक तो जुरिसडिक्शन शुड बी परमिटेड टू हियर दिस केस, कौन सा जुरिसडिक्शन परमिट करेगा, ठीक है, क्या क्या ये इश्यूज होते हैं, विच जुरिसडिक्शन, अब जुरिसडिक्शन क्या है, जुरिसडिक्शन आपके लिए डेफिनेशन यही इसलिए लिखी है कि माय स्टूडेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जुरिसडिक्शन होता क्या है, जुरिसडिक्शन एक लिमिट होती है जुडिशियल अथॉरिटी की, बियॉन्ड व्हिच इट कैन नॉट वर्क, इट कैन ओनली वर्क इन सर्टेन एरिया, सर्टेन ग्रुप, सर्टेन प्लेस तक ही जुडिशियल अथॉरिटी काम कर सकती है, उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकती है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। जुरिसडिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ अ जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्सटेंड व्हिच अ कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जुडिशियल अथॉरिटी है, कैन एक्सरसाइज इट्स पावर, इट्स अथॉरिटी ओवर सूट्स, केसेस, अपील्स, कौन कौन से सूट्स को वो लड़ सकती है, कौन कौन से केसेस, अपील्स, इट कैन गो फॉरवर्ड एंड डू इट, ठीक है, उसको लड़ सकती है, उसको अपनी अथॉरिटी दिखा सकती है, तो इसमें लिखा है कौन सी जुरिसडिक्शन शुड बी परमिटेड टू टेक डिसीजन, एंड कौन से जुरिसडिक्शन, कौन से जुडिशियल अथॉरिटी के जब 2 और मोर प्राइवेट पार्टीज डिफरेंट स्टेट्स की हैं, डिफरेंट कंट्रीज की हैं, कौन सा लॉ अप्लाई किया जाए, तो मेन इश्यूज यही है, कौन सा जुरिसडिक्शन लड़ेगा, किसका जुरिसडिक्शन परमिट किया जाएगा टू हियर द केस, एंड व्हिच जुरिसडिक्शंस लॉज विल बी अप्लाइड, ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई, चलो ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से ये डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है यहाँ देख लो, एज द लैटर हियर इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, फॉर्मर वो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, लैटर इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच गवर्न इंटरकोर्स जो होता है बिटवीन नेशंस थ्रू डिटरमाइनिंग क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द नेशन, गवर्नमेंट की बात हो रही है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करेगा, while the former here is private international law comprises of certain rules and regulations, framework जो होता है which are established or agreed upon by private parties, यहाँ पे word use होता है private parties, private individual, private group, private citizen, कुछ भी बोल दो, from different nations, they are people of different states, different nations
Who enter into transactions, ट्रांजैक्शन हो सकती है या फिर कोई भी, देखो एक और टर्म हमने पढ़ा था, चाहे ट्रांजैक्शन हो सकती है चाहे इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन एंड दैट वुड गवर्न देम इफ अ डिस्प्यूट वर टू अराइज, कोई डिस्प्यूट उनके बीच में हो गया तो उस जुरिस्डिक्शन के रूल्स अप्लाई होंगे। ये सब चीजें पहले डिसाइड करी जाती हैं, ये सब डिसाइड करता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल बॉडीज व्हिच हैव बीन वर्किंग, बहुत इंटरनेशनल बॉडीज ऐसी हैं जो वर्क कर रही है प्राइवेट लॉज के ऊपर, प्राइवेट लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन देयर एप्लीकेशन। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सो दैट ये नहीं कि एक कंट्री को प्रेफरेंस मिले, एक कंट्री टेक ओवर कर ले दूसरी कंट्री के लॉज, ऐसे तो लगेगा कि यार यू आर ओनली फॉलोइंग दिस कंट्रीज लॉज एंड यू आर नॉट गिविंग एनी हीड, कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो मेरे कंट्री के लॉज को। एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सो दैट दोनों कंट्री की बात रखी जाए एंड समथिंग दैट इज गुड फॉर द बोथ द नेशंस, बोथ द पार्टीज शुड गो हेड, उसके बारे में वही यूनिफॉर्मिटी एक ब्रिंग करनी चाहिए सो दैट रूल्स आर एप्लीकेबल, उनकी एप्लीकेबिलिटी ठीक हो, इसलिए एक हार्मोनाइजेशन की जाती है। तो ये बॉडीज कौन कौन सी है आगे तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट एक स्मॉल जिस्ट दिया हुआ है। हैग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात करी हुई है, सच एज हैग कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है हैग कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सेंटर ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है, ICSID बोलते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ इज यूनिड्रॉइट बोलते हैं, UN कमीशन है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनिसिट्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन। एग्जांपल दिए हुए हैं, यूनिसिट्रल है, फिर यूनिड्रॉइट का एग्जांपल दिया हुआ है, ICCSD ये L है, लर्न करने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। डिटेल में हम इनके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके नाम आपको याद करने हैं तो आप कर सकते हो। ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। हैग कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स में है ना हैग, आपको पता है ICJ व्हिच इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर्स कहां है, हैग नीदरलैंड्स। वन मार्क क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इट ओरिजिनेट्स बैक 1893 में ये हुआ था हैग कॉन्फ्रेंस एंड फोकसेस ऑन डेवलपिंग कन्वेंशंस, ट्रीटी, पैक्ट्स, अग्रीमेंट, कुछ भी बोल दो, ऑन वाइड अरे ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेट लॉ के ऊपर बहुत कन्वेंशंस बने थे। हैग कॉन्फ्रेंस नीदरलैंड्स में हुई थी, ठीक है, इट ओरिजिनेट्स बैक टू 1893 ईयर मेंशन किया हुआ है। फिर यूनिसिट्रल वर्क्स टुवर्ड्स डेवलपिंग मॉडल लॉज बनाता है, व्हाट शुड बी द एक्चुअल लॉज, गाइड करता है, एंड इट मेक्स गाइड्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड and commercial law. It makes all the laws, model laws and guides based upon what, based upon international trade and commercial law, including UNCITRAL arbitration rules भी हैं, how companies should go ahead, how private entities should go ahead and follow these arbitration rules. UNCITRAL arbitration rules एक ऐसे ही guide है। All right, ये बात क्लियर हुई। Some of the international conventions or modern laws, आगे देखते हैं। Some of the international convention model laws in the sphere of private international कौन से और एग्जांपल्स दिए हुए recent times में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ इंटरनेशनल गुड्स, CISG बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल ऑफ, ये याद कर सकते हो तो कर लेना, ये एक एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट आएगा तो इसको वील गो अहेड एंड लर्न इट, अच्छे से लर्न कर लेंगे। बट आई बिलीव जो बाद में आपके और सब ये सब दे रखे हैं ना, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी गई है, वील कॉन्सेंट्रेट मोर अपॉन दोस। ऑलराइट, फिर यूनिसिट्रल मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, जिनीवा कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द execution of foreign arbitral awards, all of these are examples that are given, examples दिए हुए हैं ये। the CISG की फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ इंटरनेशनल गुड्स, CISG बोलते हैं इसको, ऑल्सो रेफर टू एज वाइना कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। रेफर टू एज वाइना कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है on sale of goods, but it is particularly for sale of goods, is a multilateral treaty which provides options for avoiding choice of law by providing a framework, एक framework provide करता है, multilateral मतलब signed by more than 2 countries, ठीक है, multilateral मतलब बहुत सारी countries ने sign किया है, more than 2, alright, तभी multi होता है वो, framework होता है acceptive substantive rules with respect to contract disputes, अगर contract disputes आ गए
तो वियना कन्वेंशन ऑन सेल ऑफ गुड्स टू और मोर पार्टीज के बीच में, प्राइवेट पार्टीज के बीच में बहुत अच्छा काम करता है ये, ठीक है, ये बात समझ आई। सब्सटेंसिव लॉस मतलब कैसे किस इंसान को बिहेव करना चाहिए, व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन with respect to contract disputes upon sale of goods. It is considered one of the most influential documents. Vienna Convention on Sale of Goods बहुत ज्यादा influential, important, significant, historic है private international law में, and nowadays is deemed to be incorporated into otherwise applicable domestic laws, otherwise expressly excluded. ये आजकल कह रहे हैं यही वियना कन्वेंशन आजकल डोमेस्टिक लॉ की तरह भी यूज हो रहा है। अगर कंट्री एक्सप्रेसली नहीं बोल रही है कि वी आर नॉट फॉलोइंग इट, इसका मतलब वो फॉलो कर रही है। अगर एक्सप्रेसली कह दे, अपनी बात कह दे कि नो नो वी आर नॉट फॉलोइंग दिस, देन इट इज नॉट फॉलोइंग, अदरवाइज इट इज फॉलोइंग, कह रहे हैं। यूनिलैटरल मॉडल लॉ हैज प्रोवाइडेड विद अ फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक लॉज ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल पार्टीज जिसमें इन्वॉल्व होती हैं वो आपस में बैठ के आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेती हैं, जो न्यूट्रल होता है, उनकी बात सुनता है, बाइंडिंग जजमेंट देता है, एंड इज बीइंग अडॉप्टेड बाय एन इंक्रीजिंग नंबर इंक्रीज हो रहा है, बहुत लोग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे रिजॉर्ट कर रहे हैं। यूनिलैटरल मॉडल है ये ऑफ कंट्रीज। इंडिया ज्वाइन द लिस्ट इन 1996 में, इंडिया ने भी इस लिस्ट को ज्वाइन कर लिया था, रैटिफाई कर लिया था, फॉर्मली साइन कर दिया था दैट वी विल आल्सो गो अहेड एंड solve any of the problem with international arbitration. It signed the unilateral model law, which means India will go ahead and follow that as well. फिर मैंने ये डिफरेंस लिखा है, एक बार इसे रीड कर लो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो, बट ये आपको नोट्स में ही प्रोवाइड हो जाएगा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर आप इसको याद कर लो ना, आप डिफरेंस भी लिख के आ सकते हो। प्राइवेट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अकेले भी लिख के आ सकते हो, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अकेले भी लिख के आ सकते हो। ये बात समझ आई? ठीक है, मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गई थी, ये देखो, ठीक है, ये बात क्लियर है। It deals with relationship of states. Relationship of states है, relationship of individuals है, two different states का। States मतलब nations, countries. Same होता है world community के लिए international law, public international law. It is different from various state to state. ठीक है, फिर it is one for the world, same है world के लिए। It is a part of municipal law, like I told you. Choice of law की कोई बात नहीं होती, certain determined law होता है, इसमें application of law होता है, कौन सी country का law applicable होगा। No question of jurisdiction, jurisdiction की कोई बात ही नहीं है। But we know private international law deals only upon jurisdiction. Which jurisdiction law will be applied? Which jurisdiction have authority to deal with the case? 2 points पढ़े थे ना? So jurisdiction of court is important. Example और जानना चाहते हो तो मैं example दे देती हूँ। Public international law का example हम सबको पता है, ठीक है, 2 or more nations लड़ रहे हैं, मतलब उनकी गवर्नमेंट बेसिकली एट डिस्प्यूट है, तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का एग्जांपल, 2 Englishmen A and B go to France and they sign a deal in Paris. Paris में जाके they're sitting over Eiffel Tower के पास बैठ के they signed a deal sign करिए। तो they have both come from Britain, इंग्लैंड से आए हैं वो लोग, फ्रांस में जाकर, पेरिस में जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। कोई डिस्प्यूट अराइज करता है तो फ्रांस का कोर्ट, फ्रेंच कोर्ट विल अप्लाई द रूल्स ऑफ, इट विल अप्लाई द रूल्स ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड। ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई। पेरिस में चाहे वो अग्रीमेंट साइन हुआ है, बट इफ दे बोथ बिलोंग टू दैट कंट्री, द लॉज विल अप्लाई टू दैट ओनली। अ पर्सन ए कोई गर्ल है इंडिया की, बी कोई बॉय है पाकिस्तान का, या ए कोई गर्ल है पाकिस्तान की, बी कोई बॉय है इंडिया का, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है, कोई ऐसे कोई मतलब कोई भी एक लड़का इंडिया का, पाकिस्तान का, ये दोनों जाके शादी कर लेते हैं आईफिल टावर में, आईफिल टावर में नहीं, चलो ठीक है, फ्रांस में जाके शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कुछ वहां पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहां रह लेते हैं, वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई हो गई, तो कहाँ के रूल्स अप्लाई होंगे? So court will decide that under private international law. All right. तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ यही देखता है कहाँ पे उन्होंने उनका जो शादी हुई उनकी वो कहाँ पर हुई थी, what was the place at that point of time. So it takes into consideration a lot of things. So this is all dealt under private international law. ये बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल बहुत अच्छे दे दिए, क्लियर हो गया है। अब कोई डाउट है? कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, मुझे लिख के बताओ। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करके जाना, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करके मुझे रीजन बताओ, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या समझ नहीं आया, साथ में क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना and do tell me in the comment box your reviews, your feedbacks, any doubts you guys have, do let me know. One more thing, don't forget to download our Learn Karo app. Notes are on your way and the best notes will be provided by me, I guarantee. जितने जोश से हम पढ़ा रहे हैं उतने जोश से आपके नोट्स पे भी काम हो रहा है. We will make sure आप इतने अच्छे से आंसर फ्रेम कर सको कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो. Alright, we are preparing our best for boards 2021. नोट्स आपको अवेलेबल ऐप पर हो जाएंगे. स्टूडेंट्स को थोड़ी कंफ्यूजन थी. गिव अस अ डे और सो, आपको नोट्स बहुत जल्दी मिल रहे होंगे. ऑलराइट, एक एक क्वेश्चन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हो रखा होगा. कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को भी. ऐप डाउनलोड करके रख लो, अभी एकदम मैसेज आ जाएगा, एकदम नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, नोट्स आ गए, देख लो भाई. ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. एक बात और, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. And one more thing, all of these videos are lined up on our Learn Karo app. You must go and download this app right now. Alright, I will see you guys super soon and take care. ध्यान रखो सब अपना. See you. Bye bye.